नमस्कार दोस्तों, शिखर क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम जो करंट का सेशन लेके चलते हैं उसी की नेक्स्ट क्लास लेके मैं आपके सामने आया हूं। और देखिए, जो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं उससे पहले हम देखते हैं कि आज का जो मोटिवेशनल थॉट है वो क्या है। तो देखिए, आपको डुबाने का प्रयास कुछ ऐसे ही लोग करेंगे, आपको डुबाने का प्रयास कुछ ऐसे ही लोग करेंगे जिन्हें तैरना आपने सिखाया होगा। देखो, आप जब भी किसी को, यदि आपको परेशानी हो और किसी को आपका साथ चाहिए, उस समय आपको नीचे खींचने का काम वही लोग करेंगे जिनको आपने ऊपर उठाया। कहने का मतलब है, आपको डुबाने का प्रयास वही लोग करेंगे जो जिनको आपने तैरना सिखाया। आप किसी की हेल्प करते हो एक बार, उसके बाद यदि आपको जरूरत होती है तब वो हेल्प नहीं मिलती, या फिर वो आपको चाहते हैं कि इसको हेल्प ना मिले और ये ऐसे ही परेशान रहे, तो वो कौन लोग हैं? वो वही लोग होंगे जिनको आपने साथ दिया और आपने अपने आप उठाए। तो इसलिए आप किसी पे विश्वास करके, किसी पे स्वार्थ, अपने खुद से स्वार्थ रखो और अपना जो टारगेट अचीव है उसको करने में लगो। जिस दिन आपको टारगेट मिल जाएगा उस दिन सब आपके साथ होंगे, कोई परेशानी नहीं होगी। तो इसलिए आगे चलते हैं, आज का जो सेशन है उसको स्टार्ट करते हैं। देखो, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो देखिए आपको सामने स्क्रीन पे है। किस देश ने परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि का समर्थन को रद्द कर दिया? किस देश ने किया है? किस देश ने परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि है उस समर्थन को रद्द कर दिया है? ये किसने किया है? रूस ने किया है, उत्तर कोरिया ने, ईरान ने, या बेलारूस ने? ये आपको बताना है। तो अभी जो हाल ही में रूस ने क्या किया है, जो परमाणु परीक्षण प्रतिबंध था, संधि थी, उसको कैंसिल कर दिया है, समर्थन वापस ले लिया है। किसने किया है? रूस ने। रूस के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन ये कहाँ के राष्ट्रपति है? रूस के राष्ट्रपति, जिन्होंने हाल ही में घोषणा की है कि जो परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि हुई थी, कब हुई थी? 1996 में। 1996 में हुई थी। परमाणु के परीक्षण में करने पे कुछ प्रतिबंध लगाए गए थे, जिनके सदस्य राष्ट्र थे उनमें रूस ने वो वापस ले लिया, बोला है। व्लादिमीर पुतिन थे वहां के राष्ट्रपति, उन्होंने लिया है और उन्होंने बोला है कि ये कदम मॉस्को है। मॉस्को का क्या है? मॉस्को क्या है? मॉस्को रूस की राजधानी है। रूस की राजधानी कौन है? मॉस्को। उसको क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका है, उसके अनुरूप लाने के लिए फैसला किया। उन्होंने कहा कि हम भी उसके अनुसार बनेंगे, उनके जो संधि है उन पे न करके परमाणु परीक्षण करेंगे। किसके बराबर लाने की बात कही है? संयुक्त राज्य अमेरिका को। किसको? मॉस्को। मॉस्को क्या है? रूस की जो राजधानी है वो है। वहां के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। उन्होंने परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि है उस समर्थन को रद्द कर दिया गया है, जो कब हुआ था? 1996 में हुआ था, परमाणु परीक्षण करने के लिए। तो रूस ने हाल ही में समर्थन वापस ले लिया है और वहां के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। जो प्रतिबंध संधि कब हुई थी? 1996 में हुई थी। रूस की राजधानी है मॉस्को, उसको व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका के बराबर लाने के लिए फैसला हमने लिया है। अगला क्वेश्चन देखो, वाइब्रेंट गुजरात इंटरनेशनल रोड शो की मेजबानी किस देश द्वारा की गई है? अभी हाल ही में गुजरात का जो रोड मैप हुआ था उसमें की गई है इंटरनेशनल रोड शो मेजबानी किस देश द्वारा की गई है? मैं बताऊं, संयुक्त अरब अमीरात, या फिर इराक, जापान, या भारत? किसमें हुआ है ये हमें बताना है। तो अभी हाल में कब संयुक्त अरब अमीरात ने क्या किया है? दुबई में। दुबई में क्या किया है? वाइब्रेंट गुजरात इंटरनेशनल रोड शो की मेजबानी की है, जो दुबई में हुआ है। कब हुआ था? 2 नवंबर से 5 नवंबर के मध्य। 2 नवंबर से 5 नवंबर के मध्य दुबई में हुआ है क्या? वाइब्रेंट गुजरात इंटरनेशनल रोड शो, जिसकी मेजबानी की है संयुक्त अरब अमीरात ने। किसके लिए की है? गुजरात और संयुक्त अरब अमीरात के मध्य जितने भी हमारे व्यापार और निवेश के लिए। किसके लिए? व्यापार और निवेश के लिए। व्यापार और निवेश के लिए गुजरात का जो इंटरनेशनल रोड शो हुआ था वाइब्रेंट, उसमें किसने मेजबानी की? संयुक्त अरब अमीरात ने। कहां पे हुआ था? दुबई में हुआ था। कब हुआ था? 2 से 5 नवंबर के मध्य। तो चलो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये हमें बताना है। बायोस्फीयर है वो, बायोस्फीयर रिजर्व के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? मतलब अंतरराष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस कब मनाया जाता है ये हमें बताना है। 3 नवंबर के दिन, 3 दिसंबर के दिन, या 4 दिसंबर के दिन, ये हमें बताना है। तो इसका सही आंसर होगा
3 नवंबर के दिन क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस मनाया जाता है। किसके लिए मनाया जाता है? तो जैव विविधता, जैव विविधता की रक्षा के लिए, जैव विविधता की रक्षा के लिए क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 3 नवंबर के दिन मनाया जाता है हर साल। तो देखिए आगे हम देखते हैं कि जो हमारा ऐप है शिखर क्लासेज का, आप उसमें जाके डाउनलोड करके और ये जितने भी क्लासें और पीडीएफ एक व्यवस्थित फॉर्मेट में प्राप्त कर सकते हो और हमसे जुड़ सकते हो और लगातार हमसे जुड़े रहिए। जो भी सूचनाएं आपको मिलती रहेगी और हमारे जितने भी कंटेंट है वो आपको इसी ऐप पे मिलेंगे, शिखर क्लासेज के ऐप पे। तो इसको आप प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड कर लेना। आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसमें लिखा है कि कौन सा देश विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली 2024 की मेजबानी करेगा। ये हमें बताना है कि दूरसंचार मानकीकरण असेंबली जो 2024 की है वो होने वाली है, उसकी मेजबानी है वो कौन सा देश करेगा, ये हमें बताना है। तो भारत करेगा, अमेरिका करेगा, जापान करेगा या ऑस्ट्रेलिया करेगा? तो इसका सही आंसर होगा जो भारत है वो क्या करेगा? विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली 2024 की मेजबानी करेगा। कौन करेगा? भारत करेगा। उन्होंने क्या किया? एक हस्ताक्षर किए हैं किस पे? एससीए पे। इसका मतलब क्या है कि दिल्ली में क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र की स्थापना करेंगे। दिल्ली के अंदर क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र की स्थापना करेंगे। देखो दिल्ली के क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र की स्थापना करेंगे किसके शहर? दूरसंचार मानकीकरण असेंबली के लिए। कौन करेगा मेजबानी 2024 की? भारत करेगा। उन्होंने एससीए एक हस्ताक्षर किए, उसके अनुसार उन्होंने कहा है कि किसके लिए हस्ताक्षर किए हैं कि दिल्ली में जो क्षेत्रीय कार्यालय खोला जाएगा और नवाचार केंद्र की स्थापना करेंगे। अब केंद्रीय दूरसंचार मंत्री कौन है ये आपको बताना है। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री कौन है ये आपको बताना है। तो कौन है? अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव ये हमारे क्या है? केंद्रीय दूरसंचार मंत्री है। फिर अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के महासचिव कौन है? क्योंकि सारे देश शामिल होंगे। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार मानकीकरण असेंबली 2023-24 की मेजबानी भारत कर रहा है, तो इसमें सारे होंगे। तो मैं पूछूं आपसे कि अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के महासचिव कौन है? तो हावलिन झाओ। हावलिन झाओ। हावलिन झाओ क्या है? अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार के महासंघ के महासचिव है। और हमारे अश्विनी वैष्णव है वो कौन है? केंद्रीय दूरसंचार मंत्री। इन दोनों के बीच में हस्ताक्षर हुए, समझौता हुआ है। अब होगी कहाँ पे? भारत में होगी। किसके लिए समझौता हुआ है? दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र की स्थापना केंद्र के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी नवाचार होते हैं प्रौद्योगिकी के तहत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आते हैं और ऐसे क्वेश्चन जो भी एग्जामिनर संस्था होती है वो टारगेट करती है। आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का कि कला प्रदर्शनी साइलेंट कन्वर्सेशन फ्रॉम मार्जिन्स टू सेंटर किस संगठन द्वारा शुरू किया गया है? नाम में कला प्रदर्शनी की है साइलेंट कन्वर्सेशन फ्रॉम मार्जिन्स टू सेंटर किस संगठन द्वारा की गई? तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण द्वारा या फिर भारतीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा क्या किया गया है? एक कला प्रदर्शनी की गई जिसका नाम रखा गया साइलेंट कन्वर्सेशन फ्रॉम मार्जिन्स टू सेंटर। क्यों की गई है? किसके लिए की गई है? जिसका उद्घाटन किसने किया था? द्रौपदी मुर्मू जी ने। अब ये बताओ द्रौपदी मुर्मू जी कौन है? तो ये भारत के राष्ट्रपति महोदय है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के द्वारा किया गया है साइलेंट कन्वर्सेशन फ्रॉम मार्जिन टू सेंटर, जिसका किसके द्वारा? राष्ट्रीय बाघ संरक्षण के द्वारा। कहाँ पे? नई दिल्ली में। ये प्रदर्शनी कहाँ पे लग रही है? नई दिल्ली में लग रही है। उद्घाटन किन्होंने किया? द्रौपदी मुर्मू जी ने। इसका मुख्य क्या कारण था कि जो हमारा राष्ट्रीय बाघ संरक्षण था उसका प्रोजेक्ट था प्रोजेक्ट टाइगर।
अभी प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना कब से शुरुआत है? 1973 से। उसको हाल ही में क्या हुआ है? 2023 में 50 वर्ष कंप्लीट हो गए। उसी के संदर्भ में ये रखी गई है। साइलेंट कन्वर्सन फ्रॉम मार्जिन टू सेंटर, नई दिल्ली में द्रौपदी मुर्मू जी ने उद्घाटन किसके द्वारा? राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा किया गया है, क्योंकि जो प्रोजेक्ट टाइगर है उसको कितने वर्ष हो गए? 50 वर्ष कंप्लीट हो गए। उन्हीं के जश्न में ये रखा गया है कला प्रदर्शनी। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। किस संस्था ने पर्यटन के लिए गोवा रोड में पर कार्यशाला का आयोजन किया है? किस संस्था ने किया है पर्यटन के लिए? पर्यटन के लिए रोड मैप है, कार्यशाला का आयोजन किसने किया है? गोवा रोड मैप कार्यशाला का आयोजन किसने किया है? पर्यटन के लिए गोवा रोड मैप पर कार्यशाला का आयोजन किसने किया? नीति आयोग ने, यूनेस्को ने, या केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने, या फिर रक्षा मंत्रालय ने? ये हमें बताना है। तो इसका सही आंसर होगा जो हमारा भारत का नीति आयोग है, योजना आयोग के स्थान पर जिसको नीति आयोग की स्थापना की गई है, उन्होंने हाल ही में क्या किया? पर्यटन के लिए गोवा रोड मैप की कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 के दिन हुई थी। योजना आयोग को समाप्त करके और 1 जनवरी 2015 को क्या बनाया गया? नीति आयोग बनाया गया था। इनके अभी हाल ही में अध्यक्ष कौन है, वो आपसे पूछूं? अध्यक्ष कौन है? तो जो पीएम होंगे वही होंगे। तो अभी अध्यक्ष कौन है? पीएम मोदी जी। मैं पूछूं उपाध्यक्ष कौन है? उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन के बेरी। सुमन के बेरी। मैं पूछूं आपसे इनके जो वो सीईओ कौन है? नीति आयोग के सीईओ कौन है? बीवी आर सुब्रमण्यम। बीवी आर सुब्रमण्यम क्या है? सीईओ है। किसके? नीति आयोग के। अध्यक्ष कौन है? पीएम मोदी जी है। उपाध्यक्ष कौन है? सुमन के बेरी है। तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 के दिन हुई थी। किसको हटाकर की गई थी? योजना आयोग को समाप्त करके उसकी जगह क्या बनाया गया था? नीति आयोग बनाया गया। तो उन्होंने हाल ही में क्या पर्यटन के लिए गोवा रोड मैप का है कार्यशाला का आयोजन किया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए संचार मंत्रालय ने किस संस्था के साथ एकजुट हुआ है? अभी जो आर्टिफिशियल है उसका बहुत ज्यादा चल रहा है। अभी अभी ब्रिटिश जो हुआ था उसमें भी इसका पहला वो सम्मेलन हुआ था, ब्रिटिश में हुआ था एआई का। और अभी एआई का बहुत ज्यादा चल रहा है। बेलेचली जो समझौता हुआ था, बेलेचली समझौता, बेलेचली समझौता हुआ था, वो भी एआई के लिए होता। इसके जितने भी ये दुष्प्रभाव है उनसे निपटने के लिए एआई के बेलेचली समझौता हुआ है। कितने देशों के साथ? 28 देशों के साथ। इसका पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? फर्स्ट सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ब्रिटिश में। तो इसका बहुत ज्यादा चर्चा में है। तो अभी हाल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए संचार मंत्रालय ने किस संस्था के साथ एकजुट हुआ है? जो भारत का संचार मंत्रालय वो किस संस्था के साथ एकजुट हुआ है इसके सिस्टम को नवाचार को बढ़ावा देने के लिए? ये हमें बताना है। तो बताइए किस संस्था के साथ हुआ है? इंद्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के साथ, या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई के साथ, आईआईएससी बेंगलोर के साथ, या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के साथ? तो इसका सही आंसर होगा इंद्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जो दिल्ली में है उसके साथ उन्होंने क्या किया है? एकजुट हुआ है। इंद्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली और जो भारत का संचार मंत्रालय है, दोनों मिलकर इस सिस्टम में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सहयोग करेंगे। दोनों एकजुट हो गए हैं उस किसके लिए? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम के नवाचार के लिए। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि भरोसेमंद और जिम्मेदार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम में प्रगति को बढ़ावा देने के लिए। किसके लिए? भरोसेमंद भरोसेमंद और जिम्मेदार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई में एक सिस्टम प्रगति, एआई सिस्टम प्रगति को बढ़ावा देने के लिए।
बढ़ावा देने के लिए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए है, जिम्मेदार और भरोसेमंद बनाने के लिए इंद्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान नई दिल्ली और जो संचार मंत्रालय है भारत का, वो दोनों एकजुट हो गए हैं। एआई पे पहला जो सम्मेलन हुआ था, वर्ल्ड सम्मेलन, वो कहाँ पे हुआ था? ब्रिटिश में हुआ था। और बेलेचली समझौता किससे संबंधित है? तो एआई से संबंधित है। 28 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। जितने भी ये इसके दुष्प्रभाव है उनसे बचने के लिए इनके क्या समझौता हुआ है? बेलेचली समझौता हुआ है एआई में। तो ये इंपॉर्टेंट बनता है। एआई से जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं अभी सूचना प्रौद्योगिकी में, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय नौसेना सेलिंग चैंपियनशिप 2023 किस शहर में होगी? भारतीय नौसेना सेलिंग चैंपियनशिप 2023 में किस शहर में होगी? मुंबई में होगी, विशाखापट्टनम में होगी, कोच्चि में होगी या चेन्नई में होगी? ये हमें बताना है। तो इसका सही आंसर होगा मुंबई में होगी। कब आयोजित की जाएगी? 5 नवंबर से 9 नवंबर 2023 में। 5 नवंबर से 9 नवंबर 2023 के मध्य क्या होगी? भारतीय नौसेना सेलिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया जाएगा। कहाँ पे किया जाएगा? मुंबई में किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, पीएम मोदी को किस मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है? अभी हाल ही में 2 दिन पहले पीएम मोदी जी को एक मंदिर है गुजरात में, उसमें उसके मंदिर के लिए ट्रस्टी अध्यक्ष चुना गया है अगले 5 वर्ष के लिए। कब के लिए? अगले 5 वर्षों के लिए। किन्हें चुना गया है? पीएम मोदी जी को। उस मंदिर का नाम बताना। सबरीमाला मंदिर ट्रस्ट, इस्कॉन ट्रस्ट या सोमनाथ ट्रस्ट या श्री जगन्नाथ मंदिर ट्रस्ट। जो हमारा गुजरात का सोमनाथ मंदिर है उसकी ट्रस्टी के लिए किसको चुना गया? पीएम मोदी जो अगले 5 साल के लिए वापिस अध्यक्ष चुना गया। पहले भी यही थे। तो जो सोमनाथ ट्रस्ट मंदिर है, सोमनाथ मंदिर कहाँ पे है? गुजरात में है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आज का प्रशासनिक और बजटीय प्रश्नों पर संयुक्त राष्ट्र सलाहकार समिति में किस भारतीय प्रतिनिधि को फिर से चुना गया? किसमें? प्रशासनिक और बजटीय प्रश्नों पर संयुक्त राष्ट्र सलाहकार समिति में किस भारतीय प्रतिनिधि को फिर से चुना गया? सुरेंद्र कुमार अधाना, अमित शाह, एस जयशंकर या अमिताभ कांत को? तो सही आंसर होगा इसमें सुरेंद्र कुमार अधाना को। हाल ही में वापिस, पहले ही थे उसके बाद वापिस चुने गए हैं। प्रशासनिक और बजटीय प्रश्नों पर संयुक्त राष्ट्र सलाहकार समिति में किस भारतीय प्रतिनिधि को चुना गया? तो सुरेंद्र कुमार अधाना को। एक सवाल आपके लिए सूचना है कि जो शिखर क्लासेज हमारा ऐप है उसको प्ले स्टोर में जाकर आप डाउनलोड कर लीजिए। जिससे क्या होगी, जितनी भी ये क्लासें होगी और पीडीएफ होगी और सूचनाएं भी आपको व्यवस्थित रूप से वहां से मिलती रहेगी। तो आप जरूर जाकर प्ले स्टोर से इन्हें डाउनलोड कीजिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में सीबीआई के संयुक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये हमें बताना। हाल ही में सीबीआई के संयुक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये हमें बताना है। प्रवीण मधुकर पंवार को, रोहित शर्मा को, महेश गुप्ता को या फिर राहुल चौधरी को? ये हमें बताना है। तो किसको चुना गया है? प्रवीण कुमार पवार को। इसका सही आंसर होगा प्रवीण मधुकर पवार को। क्या चुना गया है? सीबीआई के संयुक्त निदेशक के रूप में चुना गया है। कितने वर्षों के लिए? 5 वर्ष के लिए। 5 वर्षों के लिए किन्हें चुना गया है? प्रवीण मधुकर पवार को सीबीआई का संयुक्त निदेशक के रूप में चुना गया है। अब इन्हें ये जो निदेशक चुने जाते हैं इनको अपॉइंट कौन करती है? ये हमें बताना है। तो कैबिनेट की नियुक्ति समिति, कैबिनेट की नियुक्ति जो कैबिनेट की नियुक्ति समिति है वो क्या करती है? इनको अपॉइंट करती है। किनको? सीबीआई के संयुक्त निदेशक को। किसको बनाया गया? प्रवीण मधुकर पवार को। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। देखो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी प्लेटफॉर्म देने वाला पहला विदेशी बैंक का नाम बताना है। भारत के अंदर इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी देने प्लेटफॉर्म देने वाला पहला विदेशी बैंक बताना है, या आपको बताना है। ईबीजी, इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी देने वाला कौन सा बैंक है? एचएसबीसी बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, पीएनबी बैंक है, फिर एसबीआई बैंक है। तो इसका सही आंसर होगा एचएसबीसी बैंक है।
उन्होंने हाल ही में क्या किया है, भारत में इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी प्लेटफॉर्म दिया है जो एक विदेशी बैंक है। तो इसका सही आंसर होगा HSBC बैंक। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारत का जो रिजर्व बैंक है RBI है, इन नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है मैं बताना है, मनोरंजन मिश्रा को, अशोक कुमार को, रघुराम राजा को या PP नायर को। तो इसका सही आंसर हमें ये बताना है कि किसको किया है, मनोरंजन मिश्रा को। मनोरंजन मिश्रा को हाल ही में क्या किया है, भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसके गवर्नर कौन है, मैं आपसे पूछूं तो आपका इसका आंसर क्या दोगे? तो इसका सही आंसर होगा शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास ये क्या है, RBI के गवर्नर है। RBI गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास। तो इसका भारतीय रिजर्व बैंक के जो RBI के नए कार्यकारी निदेशक कौन है, मनोरंजन मिश्रा है। गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आज का। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पद्मश्री पुरस्कारों से सम्मानित लीला ओमचेरी का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित है? ये हमें बताना है। लीला ओमचेरी है, लीला ओमचेरी किस क्षेत्र से संबंधित है? उनको क्या मिला हुआ है, पद्मश्री मिला गया। इसलिए थोड़ा सा ध्यान में रखना कि संगीत और लेखन से, नृत्य, चित्रकारी, रंगमंच और कठपुतली से, संगीत और लेखन से संबंधित है कौन है, लीला ओमचारी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो ध्यान, संगीत और लेखन से संबंधित है, जिनको पद्मश्री पुरस्कार मिला है संगीत और लेखन के लिए मिला है लीला ओमचेरी को, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन देखो, किस राज्य में डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना शुरू की है? किस राज्य ने की है कि डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना शुरू की है? जो जितने भी ये हार्ट अटैक आते हैं उनके लिए तुरंत इलाज और तुरंत सुविधा मुहैया कराने के लिए हर व्यक्ति को, गरीब से गरीब हो चाहे जिसको जो इलाज नहीं करवा पाता वो भी इलाज करवा ले, इसके लिए डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना शुरू की है। किस राज्य ने की है? कर्नाटक, राजस्थान, तेलंगाना या तमिलनाडु ने? तो इसका सही आंसर होगा कर्नाटक राज्य ने हाल ही में क्या की है, डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना शुरू की है, जिसका मुख्य उद्देश्य है गरीब से गरीब तबका है वो इसका तुरंत इलाज करवा सके बिना किसी परेशानी के। इसके लिए योजना शुरू की है किसने? कर्नाटक सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो, वायु रक्षा क्षमताओं में क्रांति लाने के लिए किसने प्रोजेक्ट कुशा शुरू किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, DRDO से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वायु रक्षा क्षमताओं में क्रांति लाने के लिए किसने प्रोजेक्ट कुशा, कौन सा प्रोजेक्ट कुशा शुरू किया? DRDO ने, रक्षा मंत्रालय ने, इंडियन आर्मी ने, फिर इंडियन एयरफोर्स ने? तो इसका सही आंसर होगा DRDO ने क्या किया है, अभी हाल ही में प्रोजेक्ट कुशा शुरू किया है। DRDO के फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, प्रोजेक्ट कुशा शुरू किया है। उसका मकसद है कि जो वायु रक्षा है उसके क्षमताओं में क्रांति लाने के लिए, जो प्रोजेक्ट कुशा के तहत क्या करेगा, ये सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल तैयार करे, हवा में मार करेगी, सतह से हवा में मार करेगी। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोजेक्ट कुशा ये जो DRDO है उसकी मुख्य केंद्रीय कार्यालय कहाँ पे है, तो दिल्ली में। इसको ध्यान रखें, क्या करेगी, सतह से हवा में मार करने वाले मिसाइल तैयार करेगी। जितने भी ये जो एंटी मिसाइलें तैयार करते हैं उनके लिए प्रोजेक्ट कुशा तैयार किया। जैसे इजराइल की पत्ती है उसके तहत 150 से लेकर 350 किलोमीटर के दायरे में जितने भी बाहर से मिसाइल आ रहे हैं उनको पहले ही वहां पर खत्म कर दी जाए, उन्हें टारगेट करके पहले से ही अपने भारत के एरिया से पहले ही उनको खत्म कर दिया जाए यदि भारत पे दागी जाए। ऐसी कुछ वो प्रोजेक्ट है वो कुशा के तहत बनाई जाएगी। चलो तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है, गिफ्ट सिटी आईएफएससी पंजीकरण प्राप्त करने वाली पहली भारतीय जीवन बीमा कंपनी कौन सी है? ये हमें बताना है किसके तहत है। गिफ्ट सिटी आईएफएससी पंजीकरण प्राप्त करने की वाली पहली भारतीय जीवन बीमा कंपनी कौन सी है? इंडिया फर्स्ट लाइफ या एनटीपीएससी या एचपीएल या बीपीएल? तो ये होगी इंडिया फर्स्ट लाइफ है। वो क्या है? गिफ्ट सिटी आईएफएससी पंजीकरण प्राप्त करने वाली पहली भारतीय जीवन बीमा कंपनी बनी है। कौन सी बनी है? इंडियन फर्स्ट लाइफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आज के। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ल्ड बिगेस्ट बेल के प्रोजेक्ट डिजाइनर कौन है? वर्ल्ड बिगेस्ट बेल के प्रोजेक्ट डिजाइनर कौन है? ये हमें बताना है। वर्ल्ड बिगेस्ट बेल का मतलब है दुनिया की सबसे बड़ी घंटी। दुनिया की सबसे बड़ी घंटी। दुनिया की सबसे बड़ी घंटी, उसके डिजाइनर निर्माण कौन है? प्रोजेक्ट डिजाइनर कौन है? ये हमें बताना है। देवेंद्र आर्य, इंजीनियर महेश गुप्ता, रोहित शर्मा या अनूप भड़तिया? तो इनके देवेंद्र आर्य है, वो क्या है? वर्ल्ड बिगेस्ट बेल प्रोजेक्ट के डिजाइनर है। इसके मध्य हुआ क्या था कि जो ये तैयार तो 2022 में हो गए, लेकिन जो कोटा में जो चंबल रिवर फ्रंट है उस पे लगाई जाएगी वर्ल्ड बिगेस्ट बेल। दुनिया की सबसे बड़ी घंटी कहाँ पे लगाई जाएगी? कोटा का जो चंबल रिवर फ्रंट है उस पे लगाई जाएगी। लेकिन हुआ क्या था कि इनके बीच और जो कोटा के जो प्राधिकरण है उनके इंजीनियर के मध्य कुछ अनबन सी हो गई, इसलिए वे ये छोड़कर चले गए थे। वो खोलने लगे थे, लेकिन उसका क्या है, उनसे वो खुली नहीं थी वापस। उनका जो कवर है वो हटाए नहीं गए थे, तो वापस उनको बुलाया गया है कोटा के प्राधिकरण द्वारा, डेवलपमेंट प्राधिकरण द्वारा। तो देवेंद्र आर्य है तो बिगेस्ट बेल प्रोजेक्ट के डिजाइनर है। कहाँ पे लगेगी? तो चंबल के रिवर फ्रंट पर। चंबल रिवर फ्रंट पर कोटा में दुनिया की सबसे बड़ी घंटी लगेगी। तो इसके डिजाइनर कौन है? देवेंद्र आर्य, जो भी हाल ही में चर्चा में आए हैं, इसलिए ध्यान में रखना, राजस्थान के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। फिर देखो, हाई राइज मेमो ट्रेन राजस्थान में कहां से कहां तक चलेगी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भारत की हाई राइज मेमो ट्रेन राजस्थान में कहां से चलेगी? ये हमें बताना, जयपुर से, अजमेर से या उदयपुर से? तो इस हाल ही में क्या है कि घोषणा की है, जयपुर से क्या है, हाई राइज मेमो ट्रेन राजस्थान से चलेगी। और जयपुर का जो जयपुर में इसके लिए वो कार्यालय बनाया गया, मेंटेनेंस डिपो। मेंटेनेंस डिपो है, वो भी जयपुर यार्ड में ही बनेगा। ये क्या जयपुर यार्ड में इसका मेंटेनेंस डिपो बनेगा। कौन सी? मेमो ट्रेन, हाई राइज मेमो ट्रेन है, वो चलेगी कहां से? जयपुर से चलेगी। कैसे? 150 किलोमीटर चलेगी। उसके लिए वहां से ये जयपुर के लिए सीकर से भी चल सकती है, जयपुर से रेवाड़ी भिवाड़ी के लिए भी चलेगी, जयपुर से अजमेर के लिए भी चलेगी, जयपुर से सीकर के लिए भी चलेगी। कहाँ से चलेगी? जयपुर से चलेगी। कौन सी? पहली हाई राइज मेमो ट्रेन राजस्थान में कहां से चलेगी? तो आपको बताना है कि ये चलेगी जयपुर से चलेगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं। आज के जो क्वेश्चन है हमारे कंप्लीट हो गए हैं। उनमें मुख्य मुख्य क्वेश्चन आप एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं कि हाई राइज मेमो ट्रेन राजस्थान में कहां से चलेगी? तो जयपुर से। वर्ल्ड बिगेस्ट बेल प्रोजेक्ट डिजाइनर कौन है? देवेंद्र आर्य है। तो दुनिया की सबसे बड़ी घंटी कहां पे लगी? रिवर फ्रंट, चंबल रिवर फ्रंट पे, कोटा में लगेगी। फिर गिफ्ट सिटी आईएफएससी पंजीकरण प्राप्त करने वाली पहली भारतीय जीवन बीमा कंपनी कौन सी बनी है? इंडिया फर्स्ट लाइफ बनी है। वायु रक्षा क्षमताओं में क्रांति लाने के लिए किसने प्रोजेक्ट कुशा शुरू किया है? तो डीआरडीओ ने की है। किस राज्य ने डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना शुरू की है? तो कर्नाटक ने की है। हाल में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित लीला ओमचरी का निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से? संगीत और लेखन से। भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मनोरंजन मिश्रा को किया गया है। भारत में इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी प्लेटफॉर्म देने वाले पहले विदेशी बैंक का नाम है एचएसबीसी बैंक। हाल ही में सीबीआई के संयुक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? प्रवीण मधुकर पवार को। प्रशासनिक और बजटीय प्रश्नों पर संयुक्त राष्ट्र सलाहकार समिति में किस भारतीय प्रतिनिधि को फिर से चुना गया है? सुरेंद्र कुमार अधाना को। पीएम मोदी को किस मंदिर का ट्रस्टी बनाया गया है? तो सोमनाथ ट्रस्ट, सोमनाथ मंदिर को। भारतीय नौसेना सेलिंग चैंपियनशिप 2023 किस शहर में होगी? तो मुंबई में होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम में नवाचार बढ़ावा देने के लिए भारत संचार मंत्रालय ने किस संस्था के साथ एकजुट हुआ है? तो इंद्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ। किस संस्था ने पर्यटन के लिए गोवा रोड मैप कार्यशाला का आयोजन किया है? तो नीति आयोग ने। कला प्रदर्शनी साइलेंट कन्वर्सन फ्रॉम
मार्जिन्स टू सेंटर किस संगठन द्वारा शुरू की गई? राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा। कौन सा देश विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली 2024 की मेजबानी करेगा? तो भारत। बायोस्फीयर रिजर्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 नवंबर को। वाइब्रेंट गुजरात इंटरनेशनल रोड शो की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई? तो संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा। किस देश ने परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि का समर्थन को रद्द कर दिया है? वो रूस ने किया है। तो फिर आपको डुबाने का प्रयास कुछ ऐसे ही लोग करेंगे जिन्हें तैरना आपने सीखा है। तो इसी के साथ आज हमारी क्लास शुरुआत हुई थी और इसी के साथ वापस कंप्लीट होती है। आप हमसे लगातार जुड़े रहिए, हमारी क्लास को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा उसका फायदा उठाए, लोग फायदा उठा सके। तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी क्लासें कैसी लग रही है। और हमसे जुड़ने के लिए हमारा जो चैनल का ऐप है उसको डाउनलोड कर दिए, शिखर क्लासेस के नाम से आएगा, उसको आप अपने मोबाइल में प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कर लीजिए और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उससे जुड़ जाइए, उसका नाम भी शिखर क्लासेस है और लगातार हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।